वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग स्विचेस स्टार्ट किए थे, यूनिट थर्ड है ना, और उसमें पुश बटन स्विच हम लोग पढ़े थे। ये सब कुछ स्विचेज हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज में आता है, तो उसके बारे में जानना है। तो बहुत सारा टाइप का पुश बटन, फुट स्विच और भी तरह का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादा यूज में है और ज़्यादा एसपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग पुश बटन स्विच देखेंगे, सेलेक्टर स्विच देखेंगे, पायलट स्विच देखेंगे और प्रॉक्सिमिटी स्विच देखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पुश बटन स्विच के बाद एक अलग टाइप का स्विच जो कि है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच जाने अनजाने आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। पहले जो स्टेबलाइजर आता था तो उसमें ऐसे घुमा घुमा के उसको हम लोग अलग अलग पे सेट करते थे और उसके वोल्ट मीटर में देखते थे कि 220 वोल्ट है कि नहीं, इस तरह से, है ना। तो दैट वाज ए सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा स्विच है जो कि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशन आपको देता है उसको नॉब को घुमा के। जैसे आप अगर इंडस्ट्रियल विजिट में अगर किसी सब स्टेशन में गए होंगे तो वहां पे पैनल पर एक स्विच लगा होता है, TNC स्विच, TNC। ठीक है, T से ट्रिप, N से न्यूट्रल, C से क्लोज, है ना। तो ऑपरेटर जब स्विच को T की तरफ घुमाता है तो ब्रेकर ट्रिप होता है। जब बीच में रखता है तो ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब ट्रिप हो गया तो वो ट्रिप रहेगा। ठीक है ना, आपने ट्रिप की तरफ घुमा के फिर नॉर्मल कर दिया तो वो ट्रिप है, मतलब ओपन है। और फिर आपने नॉर्मल से क्लोज की तरफ घुमा दिया तो ब्रेकर क्लोज हो गया। ठीक है, अब फिर से आप नॉर्मल की तरफ कर देंगे तो ब्रेकर क्लोज रहेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सिलेक्टर स्विच है, क्योंकि आप ट्रिप, नॉर्मल, क्लोज इन तीनों पोजीशन में चेंज कर रहे हैं उस स्विच के माध्यम से ब्रेकर को, है ना। जब आप टी की तरफ घुमा रहे हैं तो ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं, एन की तरफ रख रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन है, मतलब आपने ऑफ किया तो ऑफ रहेगा, ऑन किया तो ऑन रहेगा, और जब आप क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो दैट इज ए सिलेक्टर स्विच। इसके अलावा जब आप सब स्टेशन वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पैनल होता है जिसपे जो कि वोल्ट मीटर लगा होता है ना। मतलब एक वोल्ट मीटर लगा होगा, इस तरह का वोल्ट मीटर, है ना। एनालॉग टाइप का भी हो सकता है, डिजिटल टाइप का भी हो सकता है। और जिस पैनल में ये लगा होगा उसके नीचे में एक TNC स्विच लगा होगा इस तरह से, और यहाँ लिखा होगा R, यहाँ लिखा होगा Y, यहाँ लिखा होगा B। ठीक है, तो और ऊपर में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अगर आप इस स्विच को Y पे रखे हुए हैं तो ये वोल्ट मीटर ये बताता है कि Y फेज का कितना वोल्टेज है। जब आप इसको B की तरफ घुमा देंगे तो ये वोल्ट मीटर बताएगा कि B फेज का कितना वोल्टेज है। जब आप इसको R की तरफ कर देंगे तो ये बताएगा R फेज का कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो इस तरह की भी सिलेक्टर स्विचेस अवेलेबल हैं। बैटरी बैंक जो होता है आपके सबस्टेशन में, उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है उसमें भी कई तरह के, मतलब 2-3 सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं। तो सिलेक्टर स्विच बेसिकली क्या है कि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशन को पता करने के लिए या अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए स्विच लगा होता है। बेसिकली पावर सिस्टम में सिलेक्टर स्विच का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका TNC स्विच है, ट्रिप, नॉर्मल, क्लोज। उसी की वर्किंग हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि और भी टाइप के होते हैं TNC के अलावा, मैंने आपको बताया फेज का वोल्टेज पता करने वाला या स्टेबलाइजर वाला। ठीक है, तो आइए देखिए सिलेक्टर स्विच में देखते हैं कि पावर सिस्टम में जो TNC स्विच होता है उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो जो TNC स्विच होता है उसके 3 पोजीशंस होते हैं, एक होता है ट्रिप पोजीशन, एक होता है नॉर्मल पोजीशन, एक होता है क्लोज पोजीशन। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आप बीच में देख रहे हैं इन्वर्टेड T, ये जो आप देख रहे हैं ये कांटेक्ट है ना। और अभी इस पोजीशन पे जो आपका स्विच है वो नॉर्मल कंडीशन में है ना। दिस इज C, दिस इज N, दिस इज T। ठीक है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में, अभी नॉर्मल पोजीशन। अब देखिए जरा क्या होता है कि DC सप्लाई, मतलब बैटरी, जो भी बैटरी आपका बैटरी बैंक में है, बैटरी बैंक जो आप अपने सब स्टेशन में लगाए हुए हैं, है ना, उस बैटरी बैंक के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लाएंगे। मतलब जब आप TNC स्विच पैनल को खोल के पीछे TNC स्विच की वायरिंग देखेंगे तो आपको ये दिखेगा
कि बैटरी से एक डीसी सप्लाई आया और उस वो डीसी सप्लाई पैरेलल में दो जगह चला गया, मतलब यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया। अगर ये 30 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ भी 30 वोल्ट है और यहाँ भी 30 वोल्ट है, ये दोनों जगह पैरेलल में दोनों जगह है। उसके बाद उस स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है ना, जैसे यहां पर आया ये दो वायर, ठीक है, कांटेक्ट। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है, वो जो वायर यहां से निकला है वो चला जाता है ब्रेकर में, है ना, पैनल से निकल के पैनल रूम से होते हुए चला गया जिस भी ब्रेकर का ये टीएनसी स्विच है उसके ब्रेकर में। और ब्रेकर में जैसा मैंने आपको बताया दो कॉइल होते हैं, क्लोजिंग कॉइल होता है, ट्रिपिंग कॉइल होता है, तो वो चला जाता है क्लोजिंग कॉइल में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब आप उस टीएनसी स्विच को सी की तरफ घुमाएंगे, मतलब क्लोज की तरफ घुमाएंगे, तो क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो ये कांटेक्ट, जब आप क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो ये कांटेक्ट ऊपर की तरफ आएगा और इसके बीच में कांटेक्ट बन जाएगा। ये थोड़ा चूंकि लेवल है इसलिए तिरछा हो गया, बट आप समझ सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जब आप उसको सी की तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा कांटेक्ट। ये एल्युमिनियम का होता है, ये भी, ये वायर यहाँ पर, फिर ये भी कांटेक्ट एल्युमिनियम, ये भी इस तरह से एल्युमिनियम। तो 30 वोल्ट, अब क्या होगा कि सर्किट आपका क्लोज हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ 30 वोल्ट है। अब ये स्विच के थ्रू, एल्युमिनियम के कांटेक्ट के थ्रू सर्किट क्लोज हो गया। करंट किस में गया? क्लोजिंग कॉइल में, और क्लोजिंग कॉइल से फिर करंट कहाँ चला गया? रिटर्न आ गया ब्रैकेट में। तो हुआ क्या कि क्लोजिंग कॉइल को जैसे ही करंट मिलेगा, क्लोजिंग कॉइल एक फोर्स लगाएगा ब्रेकर के स्प्रिंग्स मैकेनिज्म पर, जिससे कि ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज हो जाएंगे। अब जब ब्रेकर के कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो गए तब तो करंट की जरूरत नहीं है, तो ऑपरेटर क्या करते हैं कि जैसे ही उसको सी की तरफ घुमाएंगे, उसका फिर सी की तरफ घुमाएंगे, फिर एन पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि सी की तरफ घुमाने का मतलब है कि आपने करंट दे दिया क्लोजिंग कॉइल को और क्लोजिंग कॉइल ने ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को क्लोज करवा दिया। अब अगर आप कंटिन्यू अगर सी पोजीशन पे ही अगर रखेंगे उस स्विच को, तो ये जो क्लोजिंग कॉइल है ब्रेकर का वो जल सकता है कंटिन्यूअस करंट जाने पर, है ना। तो इसका काम तो हो गया, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट तो क्लोज हो गए। अब आप इसको वापस एन पे ले आइए, है ना, वापस एन पे ले आइए, मतलब वापस इस पोजीशन पर ले आइए। ब्रेकर के कॉन्टैक्ट तो क्लोज हो गए, अब वो क्लोज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अगर सी पे रखेंगे तो क्या होगा कि ये कॉइल आपका क्लोजिंग कॉइल चल सकता है, ठीक है। इसलिए एन से सी पे करते हैं, फिर तुरंत एन पे ले आते हैं, ठीक है, ताकि फिर से यहां पहुंच गए। अब फिर जब ट्रिप करना है तो टी की तरफ घुमाएंगे, जब टी की तरफ घुमाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा। और तब क्या होगा कि अब सप्लाई ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी, उसी ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को, और ट्रिपिंग कॉइल को जब करंट जाएगा तो ट्रिपिंग कॉइल क्या करेगा, जो कॉन्टैक्ट क्लोज थे उनको ओपन करवा देगा, ठीक है। ओपन हो गए कॉन्टैक्ट, आर्क बनेगा, आर्क क्वेंच होगा, दीज आर अदर थिंग्स, लेकिन ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ओपन हो गए तो फिर से इसमें करंट देने का बार बार क्या जरूरी है, जब काम था ओपन हो गया तो अब इसमें करंट क्यों देंगे, तो वापस फिर टी से उसको नॉर्मल पोजीशन पे या न्यूट्रल पोजीशन पर ले आया जाएगा, मतलब फिर से वापस ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ टीएनसी स्विच और सेलेक्टर स्विच। किसी भी टाइप का सेलेक्टर स्विच है लगभग उसका इसी टाइप का वर्किंग होता है। जब भी हम स्विच को ऑपरेट करते हैं तो वो कॉन्टेक्ट्स को चेंज करता है ना, जैसे यहाँ पर ये क्लोजिंग कॉइल के कॉन्टेक्ट में आया, टी की तरफ घुमाए तो ट्रिपिंग कॉइल के कॉन्टेक्ट में आया। तो सेलेक्टर स्विच बेसिकली यही चीज है जो कि अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के साथ कॉन्टेक्ट बना करके सप्लाई देता है, ठीक है। तो टीएनसी स्विच में ये है, ये नॉर्मल पोजीशन है, जब क्लोजिंग पोजीशन का फिगर आप बनाएंगे तो इसको ऊपर कर लेंगे, इस तरह से यही चीज है। तो सेलेक्टर स्विच बेसिकली यही है, पावर सिस्टम में टीएनसी में काम है, इंडस्ट्रीज में इसका काफी जगह काम पड़ता है, आप देखेंगे घर में भी आपके हो सकता है एक दो हो सेलेक्टर स्विच। तो दिस इज अबाउट सेलेक्टर स्विच, बाकी थ्योरी इसकी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेलेक्टर स्विच हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट स्विच पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमिटी स्विच। नेक्स्ट जो स्विच है वो है प्रॉक्सिमिटी स्विच। प्रॉक्सिमिटी स्विच भी आप लोग कहीं ना कहीं इसको देखे होंगे या इसको आप एक्सपीरियंस किए होंगे। देखिए
अगर आप कभी किसी मॉल में या किसी सिनेप्लेक्स में गए होंगे तो वहाँ पे आपका मेटल डिटेक्टर से कंप्लीट चेक करता है कि आपके पास कोई मेटल चीज़ तो नहीं है। दैट इज़ ए प्रॉक्सिमिटी स्विच। वो जो मेटल डिटेक्टर है वो एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है। एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी स्विच कहिए या प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहिए, बोथ आर सेम थिंग्स, है ना। तो जो मेटल डिटेक्टर है वो एक तरह से प्रॉक्सिमिटी स्विच है। या कभी आप किसी मॉल में या में गए होंगे और हाथ धोने के बाद जो है वो एक ब्लोअर होता है जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर से ऑपरेटेड होता है। तो जब आप उसमें हाथ धोने के बाद आप हाथ ले जाएंगे तो बिना कुछ किए हुए ऑटोमेटिकली वो सेंस करेगा कि कुछ आया है, समथिंग, और फिर स्विच ऑन करके वो ब्लोअर स्टार्ट कर देगा जो कि आपके हाथ को सुखा देगा। तो ये भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो देखिए मतलब ऐसे स्विच आप समझ रहे होंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा। ऐसे स्विचेज जो कि जैसे नॉर्मल जो स्विच है उसको हम टच करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो ऑन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे स्विचेज जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ऑपरेट हो जाए, सिर्फ ये समझ के कि देयर इज समथिंग अलोंग साइड, मतलब कुछ चीज है बगल में, कोई चीज क्लोज आया है ना। जैसे ये अगर है, इसके हम क्लोज दूर है तो नहीं ऑपरेट, जैसे क्लोज ले गए ये ऑपरेट करने लगा, इसका अलार्म बजने लगा या ब्लोअर चलने लगा या लाइट जल गया, कुछ भी, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में क्या है, प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा हुआ है या प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है अगल बगल में। आपने पढ़ा भी होगा स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, बगल में होने का जो इफेक्ट होता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स या प्रॉक्सिमिटी स्विचेस आर दो स्विचेस which operate by detecting the presence of any physical object nearby। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जो अगल बगल में हो उसको महसूस करके, उसको डिटेक्ट करके जो स्विच ऑपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी स्विच कहते हैं या प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो हैं कुछ टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसके 5 टाइप लिखे। एक इंडक्टिव टाइप होता है। इंडक्टिव टाइप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए होता है। जो मेटल डिटेक्टर है वो इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो सिर्फ मेटल्स के लिए है कि मेटल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटिव टाइप। कैपेसिटिव टाइप हर तरह की चीज को डिटेक्ट करता है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, बॉडी हो, कुछ भी हो, ये कैपेसिटिव उस तरह की चीजों को डिटेक्ट करता है। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वो होते हैं जो हीट को देख करके, इंफ्रारेड रेज मतलब हीट को देख करके ऑपरेट होते हैं। एकाउस्टिक प्रॉक्सिमिटी स्विच जो होते हैं वो साउंड को देख करके ऑपरेट होते हैं। आपने सुना होगा कि ताली बजा करके फैन ऑन होता है, आवाज सुन के ऑन होता है फैन, बल्ब भी ऑन होता है, ऐसे सर्किट्स हैं। तो एकाउस्टिक प्रॉक्सिमिटी स्विचेज आर दोज विच ऑपरेट ऑन हियरिंग सम साउंड, कुछ नॉइज, है ना, नॉइज साउंड को सुन के ऑपरेट होते हैं। एंड ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऐसे स्विचेज जिन पर कुछ लाइट का फोर्स पड़े तो वो ऑपरेट करें, वो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी स्विचेज है। हालांकि हमारे इलेक्ट्रिकल में मेनली हमको इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी स्विचेस को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच या मेटल डिटेक्टर आप कह लीजिए। बहुत सिंपल इसका सर्किट है और बहुत सिंपल वर्किंग है। देखिए सिंपल क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक रॉड लेकर के आपको ऊपर से नीचे वो टच करता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो रॉड जो है वो बैटरी ऑपरेटेड है, डीसी ऑब्वियसली डीसी ऑपरेटेड है, बट यहां से उसमें डीसी सप्लाई गया बाय बैटरी, लेकिन अंदर में जाने पर सबसे पहले आता है एक इन्वर्टर जो कि उसको एसी में कन्वर्ट करता है ना, किसको, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। उसके बाद फिर एक लगा हुआ है करंट सेंसर। करंट सेंसर क्या है वो देखेंगे बाद में। लेकिन उसके बाद फिर ये गया किसमें, एक कॉइल में, इंडक्टिव कॉइल में। क्या होगा, यहां से डीसी सप्लाई आया, वो एसी में कन्वर्ट हुआ, कॉइल में गया। कॉइल एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, क्योंकि एसी सप्लाई जा रहा है तो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब अगर इसके अगल बगल में कुछ भी नहीं है, तो सपोज कि यहाँ पे कुछ करंट है 5 एम्पियर हो जा रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाए हुए हैं। अगर अगल बगल में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना 5 एम्पियर फ्लो करता रहे। अगर आप बगल में अपना हाथ ले जाएं, सिंपल योर हैंड, तो हाथ ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसमें कुछ ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर।
तो इसमें कोई ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई मेटल का चीज़ ले जाएं, चाकू ले जाएं, रिवॉल्वर ले जाएं, या कुछ मेटल का चीज़ अगर आप ले जाएंगे, तो मेटल का चीज़ आप जैसे ही इसके बगल में ले जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इस कॉइल के द्वारा जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है, उसके कारण उस मेटल में, जो भी मेटल है आपके पॉकेट में या यहाँ पे या पीछे कहीं भी, उस मेटल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि कोई भी मेटल है उससे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एडी करंट डेवलप कर जाएगा। होगा क्या कि जैसे ही कोई मेटल इसके क्लोज ले जाएंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में ले जाएंगे, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक एडी करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही यहाँ एडी करंट फ्लो होगा, वैसे ही यहाँ से जो करंट का फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा कि अगर नो लोड पे है ट्रांसफॉर्मर तो कम करंट फ्लो करता है, और अगर कोई लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड को पावर कहाँ से मिलेगा? सोर्स से ही तो मिलेगा, सोर्स ही तो उसको पावर देगा। तो लोड को पावर सोर्स देता है। जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं, सोर्स ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, सोर्स से ज्यादा पावर ड्रॉ होता है। तो यहां पे यही है कि जैसे ही यहां एक जो आपका मेटल बॉडी है, इससे जैसे ही करंट पास करेगा एडी करंट, वैसे यहां पे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तब आपको, हाँ, जब यहाँ पे करंट की वैल्यू में यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, सब जगह करंट की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे लगा हुआ है करंट सेंसर। सेंसर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन करंट सेंसर बेसिकली हम आपको बताएं तो करंट सेंसर क्या करता है कि करंट में अगर कुछ, अगर करंट कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर करंट में कुछ चेंज होगा, अगर करंट की आरएमएस वैल्यू में अगर कुछ चेंज होगा, तो करंट सेंसर का इंटरनल सर्किट ऐसा होता है, जैसे ही इसमें कुछ करंट में चेंज होगा वैसे ही ये एक स्विच को ऑन कर देता है, जो कि या तो ये बल्ब का हो सकता है, कोई अलार्म का हो सकता है, कोई ब्लोअर का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो स्विच को ऑन कर देगा। करंट सेंसर से अगर एक कांस्टेंट करंट जाए तब तो ये कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर करंट की वैल्यू चेंज होती है, आरएमएस वैल्यू अगर चेंज होती है, तो ये एक स्विच को ऑन करता है, और उस स्विच से कनेक्टेड जो भी होगा, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो अलार्म हो, वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही इसके बगल में हम कोई मेटल लाएंगे, इसमें एडी करंट डेवलप होगा, यहाँ से करंट जैसे ही चेंज होगा, करंट सेंसर इस बल्ब को जला देगा। जनरली आप जाते होंगे तो वो टी टी करके आवाज करने लगता है ना, आप चाबी उबी लिए हुए, जैसे ही यहाँ से जाएगा वो टिंग 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 आवाज करेगा, तो वो फिर टच करके गार्ड देखेगा कि आप चाबी ही तो है, आप कुछ और तो कट्टा उट्टा नहीं लिए हुए है ना। तो ये जो है ना, तो वो साउंड क्यों हुआ? क्योंकि आपके उस रिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, एडी करंट डेवलप हो गया। ठीक है, और यहां से करंट कुछ चेंज हुआ, तो करंट सेंसर ने अलार्म के स्विच को ऑन किया और अलार्म आपका रिंग करने लगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज बेसिकली मेटल डिटेक्टर टाइप, इंडक्टिव टाइप जो होता है। तो इसमें होता है फिर बल्ब जलने का भी सिस्टम होता है, ब्लोअर का, जो भी है। तो ये है आपको इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच। इसका मेरिट तो है कि मेटल को बहुत अच्छा, इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेंसिटिविटी, इवन आपके रिंग में भी थोड़ा भी हुआ तो वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन डिमेरिट ये है कि ये मेटल के लिए ही एप्लीकेबल है। आप अगर कोई और अगर डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं या बड़ी, हाँ, डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं या कुछ, ठीक है, तो ये आपका इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटिव टाइप। जो सेकंड टाइप का प्रॉक्सिमिटी स्विच है वो है कैपेसिटिव टाइप। और कैपेसिटिव टाइप जो स्विच होता है, ये आपको मतलब मेटल, नॉन मेटल, हर तरह के ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बगल में आएगा तो ऑपरेट कर सकता है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप किसी मतलब हाथ धोने के बाद, हाथ सुखाने के लिए जब आप उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाले ब्लोअर के पास जाते हैं, तो दैट इज ए कैपेसिटिव, क्योंकि वो आपके हाथ को सेंस करता है और तब वो ब्लोअर को ऑन करता है। एक्चुअली सर्किट यही रहता है क्या? हम लोग उसमें डीसी सप्लाई रहती है। ठीक है, डीसी सप्लाई
अंदर जाती है और उसके बाद एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर रहता है ना। ऑसिलेटर अगर आपने पढ़ा हो तो ऑसिलेटर का काम भी इन्वर्टर के जैसा ही है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। जरूरी नहीं है कि डीसी सप्लाई जहां पोर्टेबल चीज है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना वहां डीसी सप्लाई वाला हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट एसी का भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो जनरल जो कैपेसिटी टैप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं उनमें डीसी सप्लाई से ही काम होता है। तो डीसी सप्लाई जाएगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक तरह का इन्वर्टर है जो कि इसको एसी में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पे वही करंट सेंसर है। उसके बाद इंडक्टिव में कॉइल था और कैपेसिटिव में एक कैपेसिटर प्लेट है, इंटरनल कैपेसिटर प्लेट। अगर आपको कैपेसिटर की थोड़ी बहुत वर्किंग याद हो तो देखिए, ये अगर कैपेसिटर प्लेट है, सपोज कि हम एक ही प्लेट रखते हैं है ना, और यहां पर एक सोर्स रखते हैं, एक ही प्लेट रखते हैं, तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? एनीथिंग, कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर दूसरा प्लेट होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर बात यहां पर है। यहां पे सिर्फ एक प्लेट को ही लगाया जाता है, इंटरनल कैपेसिटर प्लेट, सिर्फ एक प्लेट को। और नॉर्मल कंडीशन में यहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसके क्लोज में, इसके नजदीक कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आया, चाहे वो हाथ हो या कोई पेपर हो या इस तरह से कोई चीज हो, तो जब इसके क्लोज आएगा तो क्या होगा कि चूंकि जो भी चीज है वो ग्राउंडेड है एक तरह से, तो होगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, तो है ना, क्योंकि इसके बगल में आया है। तो इट इज पॉसिबल कि एक चार्ज का फ्लो हो जाए इस तरह से, जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो जब इसके क्लोज में कोई आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि एक इंड्यूस्ड कैपेसिटर प्लेट, एक कैपेसिटर प्लेट इंड्यूस हो जाए। जैसे हम हाथ ले जाएंगे तो हाथ के सरफेस पे एक कैपेसिटर प्लेट टाइप का इंड्यूस होगा, मतलब चार्जेस यहाँ जमा होने लगेंगे, मतलब करंट का फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? नेचुरली नहीं होगा, जब इससे कोई दूर है तो भी नहीं होगा, जब इसके कोई पार्टिकुलर क्लोज में आएगा, है ना, क्लोज आएगा, तब ऐसा पॉसिबल है कि क्लोजनेस के कारण एयर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा और यहाँ से ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसके कारण यहाँ पे कुछ चार्जेस आ जाए, और थोड़ा सा भी माइन्यूट भी अगर करंट का चेंज होगा तो वहां पे आपका ये करंट सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा और करंट सेंसर डिटेक्ट करके अलार्म बजा देगा या बल्ब जला देगा, तो वो अपना ये काम होगा। तो जो कैपेसिटिव है ये काफी सेंसिटिव है, इसके क्लोज जैसे ही कोई भी बॉडी आता है तो थोड़ा सा भी अगर करंट का डिस्चार्ज हो गया एनी हाउ, तो वो एक करंट फ्लो, मतलब थोड़ा सा भी अगर क्लोज आएगा तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ चार्जेस यहाँ जमा हो जाए, इस तरह का कुछ सीन हो जाए, प्लस 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 इस तरह से माइनस 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 माइनस, है ना, और करंट फ्लो हो जाए, थोड़ा भी करंट फ्लो होगा, ये करंट सेंसर अपना काम कर देगा। तो दिस इज बेसिकली कैपेसिटिव टाइप प्रॉक्सिमिटी स्विच। इसके अलावा जो इंफ्रारेड है, एकॉस्टिक है और ऑप्टिकल है, ये आपको नहीं पढ़ना, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रारेड हीट से एक्चुएटेड है, एकॉस्टिक आपका साउंड से है और ऑप्टिकल आपका लाइट से है। ठीक है, अब आइए एक और स्विच लास्ट देखते हैं, पायलट स्विच या पायलट लैम्प, बोथ आर सेम थिंग। देखिए पायलट लैम्प आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग कभी सब स्टेशन में गए हो तो जो पैनल्स के ऊपर जो बल्ब्स लगे होते हैं, लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का जलते रहता है, और उसके नीचे लिखा रहता है फीडर ऑन, फीडर ऑफ, ब्रेक डाउन, शट डाउन, तरह तरह की चीजें रहती हैं। तो वो जो बल्ब जो जलता है दैट इज पायलट लैम्प। ठीक है, और उसका सर्किट कैसा होता है वो हम लोग को समझना है, हम थोड़ा बताए भी हैं आपको इसके बारे में। लेकिन पायलट लैम्प जो है इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, मतलब कई सारे लैंप होते हैं, उसमें ये भी है पावर ऑफ, पावर ऑन। पायलट लैंप में ध्यान ये रखना है कि पायलट लैंप में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाएगा वो सप्लाई आपके सबस्टेशन में जो सप्लाई आ रहा है उससे अलग होना चाहिए। मतलब आपके सबस्टेशन में, आप मान लीजिए आपका सबस्टेशन है और आपको पावर किसी ग्रिड से आ रहा है,
ठीक है। और अगर आप उसी सप्लाई से पायलट लैंप्स को भी सप्लाई देंगे और उसी में से एक लैंप ऐसा है जो कि पावर ऑफ को दिखाने वाला है, कि मतलब जब पावर ऑफ हो तब वो जले। तो जब आपका पावर ऑफ हो जाएगा, मतलब ग्रिड से अगर पावर नहीं आ रहा है और जो पावर आता है उसी से आपने पायलट लैंप को कनेक्ट किया है, तो आखिर वो बल्ब कैसे जलेगा, पावर ऑन वाला। एक बात। दूसरी बात, और भी कई सारे बल्ब्स होते हैं, फॉल्ट का, ब्रेकडाउन का, सर्किट हेल्थी का, बहुत सारे हैं। तो अगर आप अपने जो सप्लाई जो आपका ग्रिड से है उससे अगर आप पायलट लैंप को कनेक्ट करेंगे, तो फिर अगर सप्लाई के पावर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पायलट लैंप आपको करेक्ट, मतलब जो पायलट लैंप है वो करेक्टली ग्लो नहीं होगा। करेक्टली ग्लो हो करके आपको जो उसको मैसेज देना है वो नहीं दे पाएगा। इसलिए पायलट लैंप्स में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो सब स्टेशन में जो सप्लाई आता है ग्रिड से उससे डिफरेंट होता है। तो कैसे होता है? तो पायलट लैंप को सप्लाई हम लोग देते हैं हमारे सब स्टेशन में जो बैटरी बैंक होता है, जो कि ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए जो बैटरी बैंक लगाते हैं सब स्टेशन में, 30 वोल्ट का और भी 60 वोल्ट 120 वोल्ट तक का भी रहता है। तो उस बैटरी बैंक से इन पायलट लैंप्स का कनेक्शन होता है, ताकि अगर पावर चला भी जाए तो भी बैटरी तो चार्ज्ड है, बैटरी तो हमारा एक अलग सोर्स है, उससे पायलट लैंप्स को हम पावर दे सकें। तो एसी पायलट लैंप्स भी होते हैं, डीसी पायलट लैंप्स भी होते हैं। तो पायलट लैंप का एक्चुअली जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप का है। ये आपका लैंप है और ये इसका बहुत सिंपल सर्किट है। दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड होंगे, निगेटिव या पॉजिटिव किसी से भी हो सकता है। तो बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल से पायलट लैंप, मतलब पायलट लैंप तो पैनल में आगे लगा हुआ है, उसके सर्किट के लिए पैनल को खोल के पीछे आप उसको कनेक्शन करते हैं। तो उसका जो एक टर्मिनल है उसको हम बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे और जो दूसरा टर्मिनल है उसको रिले पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब इसके अलग अलग कलर्स हैं और हर कलर का क्या मतलब होता है वो आप सर्च कर सकते हैं, वो लिस्ट होती है पूरी। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने पायलट लैंप लगाया है और रेड रंग का, और वो बताता है फीडर हेल्दी का, कि अगर वो पैनल जिस फीडर का है अगर वो फीडर हेल्दी है तो रेड वाला जो बल्ब है वो जलना चाहिए। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, कि रेड वाला जो पायलट लैंप है वो ग्लो करना चाहिए जब जिस फीडर का वो पैनल है, अगर वो फीडर चालू है तो जब फीडर चालू होगा तब, मतलब जब फीडर चालू है तब आपको इस बल्ब को जलाना है, इस बल्ब को जलाना जब फीडर चालू है। तो रिले में हम खोजेंगे एक एनसी कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, जो कि नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में क्लोज रहता हो। कैसे चेक करेंगे? तो जो कॉन्टैक्ट या लिखा भी रहता है ऊपर में, अगर लिखा हुआ मिट जाए तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। एक्चुअली रिले में कई सारे कॉन्टैक्ट होते हैं बगल बगल में इस तरह से, और इन पे लिखा रहता है NO NC। आप चेक कर सकते हैं कैसे? मल्टीमीटर को एक्चुअली बाहर से तो प्लास्टिक कवर होता है, अंदर में एक लिंक होता है कॉइल का। तो अगर NO कॉन्टैक्ट है तो ये नहीं होगा, है ना, ये होगा कब? जब फॉल्ट होगा तब वो आएगा। NC है तो ये परमानेंटली रहता है, परमानेंटली नहीं, जब फॉल्ट होगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन है तो ये क्लोज होता है। आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मेजरमेंट पे सेट करके जब उसके दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे तो आवाज करेगा टी करके, है ना। तो मतलब कि ये एनसी कॉन्टैक्ट है। जिन दो कॉन्टैक्ट के बीच में आप लगाए उनके बीच में अगर साउंड आ रहा है तो मतलब एनसी कॉन्टैक्ट है। नॉर्मल जब फीडर हेल्दी है तो वो क्लोज्ड होगा, और जब फीडर पे फॉल्ट आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, तब वो ओपन हो जाएगा। और जो एनो कॉन्टैक्ट है उसमें लगाइएगा तो वो आवाज नहीं आएगी, जब फॉल्ट होगा तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तो आपको लैंप लगाना है जो कि बताए कि फीडर हमारा हेल्दी है, फीडर हमारा चालू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो दूसरा जो टर्मिनल है, जो पायलट लैंप का जो दूसरा टर्मिनल है उसको कनेक्ट करेंगे रिले के एनसी कॉन्टैक्ट से, नॉर्मली क्लोज्ड से। ठीक है, ताकि जब नॉर्मल कंडीशन है, फीडर चालू है, तो ये पावर यहां से डीसी का इसको मिलता रहे और ये लैंप आपका ग्लो करता रहे।
और जब फॉल्ट आएगा तब ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया इसका मतलब फीडर ऑफ है। इसके अलावा और भी हम लोग बल्ब लगाते हैं, फॉल्ट का, ब्रेकडाउन का, फीडर ऑफ का। तो जो बल्ब हमको लगाना है फीडर ऑफ का या फॉल्ट का, है ना, कि फॉल्ट आया तो ग्लो करे, है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको एनो कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करेंगे, रिले के एनो कॉन्टेक्ट से, ठीक है, ताकि नॉर्मल कंडीशन में वो बल्ब बुझा रहे। और जब फॉल्ट आए, रिले ऑपरेट हो, रिले का एनो एनसी बन जाए, एनो से कनेक्ट करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहेगा, जब फॉल्ट आएगा तब एनो एनसी बनेगा और तब ये क्लोज होगा और तब ये ग्लो होगा। तो पायलट लैंप में बेसिकली यही है, इसका मेन इसका सर्किट है जो कि बहुत आसान है। तो सोच समझ करके कि कौन सा पायलट लैंप किस में लगाना है और किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। पायलट लैंप भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनकैंडेशन जो पहले आपके घरों में जो फिलामेंट वाला जो 100 वाट वाला बल्ब चलता था ना, उस टाइप का भी पायलट लैंप आता है। तो कॉस्टली भी होता है थोड़ा, और उसका जो है ना सो लाइफ ज़्यादा नहीं है, 10,000 से 20,000 घंटे का उसका लाइफ है। और उसके कंपेरिजन में अब जो आ गए हैं एलईडी वाले, वो अच्छे हैं और सस्ते भी हैं और उनका लाइफ भी ज़्यादा है, 50,000 आवर्स लगभग, कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइप की पैलेट लैंप्स अभी हम लोग फिलहाल यूज़ करें, डीसी वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपको पैलेट लैंप। इसी को पैलेट स्विच भी कर सकते हैं, ये जो कनेक्शन है पैलेट स्विच वाला है। तो इसके साथ स्विचेस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आइए एक टॉपिक देखते हैं, वॉल्व्स। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बाद आपका बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, पोटेंशियोमीटर, सर्वो मोटर, ये सब, ठीक है। तो आइए एक और टॉपिक देख लेते हैं, वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा वॉल्व के बारे में। वॉल्व वो चीज है जो कि किसी फ्लूइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये होता है ना कि नल, सिंपल, आपका जो टैप है, टैप को आप खोल देते हैं तो पानी पूरा फोर्स से आता है, बंद कर देते हैं, जितना बंद करते हैं उतना कम पानी, दैट इज अ वॉल्व। एक सिंपल वर्ड में कहें तो वो भी एक वॉल्व है, ठीक है। इंडस्ट्री में जो वॉल्व यूज होते हैं वो ऑटोमेटिक वॉल्व टाइप के होते हैं। तो मतलब कई तरह के वॉल्व हैं, फ्लूइड कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, कई तरह के वॉल्व होते हैं। और वॉल्व का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि फ्लो को स्टार्ट करना, या फ्लो को कंप्लीटली रोक देना, या फ्लो को रेगुलेट करना, उसकी क्वांटिटी को कितना अभी है और कितना ये होगा, उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करना। दूसरा वाल्व का एक और काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, है ना, अगर फ्लो को इस डायरेक्शन में जाना है तो वो उसको इधर न आने दे, ये भी इसका एक फंक्शन होता है वॉल्व का। तो वॉल्व बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंडस्ट्री का, है ना, वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड, जैसे स्टीम हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, केमिकल्स हो गए, इनके फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे वॉल्व, जो कि प्रैक्टिकल वॉल्व, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑटोमेटिक वॉल्व होते हैं। अब उन वॉल्व्स को ऑपरेट करने का जो तरीका क्या है वो देखेंगे। ऑपरेट करने के लिए हम लोग कुछ मीडियम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स आते हैं, मैकेनिकल वॉल्व्स आते हैं, न्यूमेटिक वॉल्व्स आते हैं। न्यूमेटिक वॉल्व मतलब कोई प्रेशर दे करके, एयर प्रेशर या वाटर प्रेशर, इस तरह से। तो अलग हाइड्रोलिक वॉल्व्स आते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। तो लेकिन उनका जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर टाइप का है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो है, ये इंटरनल वॉल्व का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, आपको ऊपर से सिर्फ ये दिखता है और पाइप दिखता है, लेकिन एक्चुअली जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो एक एक्चुएटेड स्प्रिंग है, एक डायफ्राम है, एक वॉल्व स्टेम है, वॉल्व सीट है, और फिर ये तो पाइप है, फ्लो का डायरेक्शन। देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ से कुछ एक्चुएटिंग सिग्नल डालते हैं। एक्चुएटिंग सिग्नल मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हम लोग फोर्स ऑफ एयर डालें, है ना, कुछ एयर का फोर्स डालें, या वाटर का फोर्स डालें, प्रेशर, है ना। तो जब हमको फ्लो को बढ़ाना है, ठीक है, जब फ्लो को बढ़ाना है तो क्या करते हैं कि यहाँ से एक्चुएटिंग सिग्नल भेजते हैं। जैसे मान लीजिए एयर का प्रेशर यहाँ से कुछ भेजे, तो जब एयर का प्रेशर यहाँ से आएगा, है ना, और ये सिलिंड्रिकल होता है इसलिए एयर इधर भी चला जाएगा। तो एयर का प्रेशर जब आएगा तो ये जो डायफ्राम है ये मूवेबल है, यहाँ देख रहे हैं स्प्रिंग है, तो ये मूव करके ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है।
जब आप यहाँ से एक्चुएटिंग सिग्नल कुछ भी डालेंगे, एयर का फोर्स, वाटर का फोर्स, तो ये डायफ्राम को प्रेशर देगा और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा तो नीचे ये जो वॉल्व सीट है, ये वॉल्व स्टेम है, इसका ब्रांच है, फिर ये वॉल्व सीट जो है ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से फ्लो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, फ्लो बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ से एक्चुएटिंग सिग्नल देंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ से प्रेशर देंगे, उतना ही ज़्यादा ये डायफ्राम ऊपर जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप इस प्रेशर को कम करेंगे, मान लीजिए आपको फ्लो को कम करना है, तो अगर आप इस प्रेशर को कम करेंगे तो ये डायफ्राम नीचे आएगा, ग्रेविटी भी है, स्प्रिंग का फोर्स भी है, तो ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो फ्लो कंट्रोल होगा। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है ना। आप एक्चुएटिंग सिग्नल दीजिए, वाटर का फोर्स, एयर का फोर्स जो भी है, उससे डायफ्राम ऊपर मूव करेगा, डायफ्राम ऊपर मूव करेगा तो वॉल्व सीट ऊपर जाएगा, तो फ्लो आपका इंक्रीज होगा। जब एक्चुएटिंग सिग्नल को कम करेंगे तो डायफ्राम नीचे आएगा, वॉल्व सीट नीचे आएगा और फ्लो कम होगा। तो ये बेसिक जो वॉल्व का जो वर्किंग है वो लैंग्वेज में आपको नोट में मिल जाएगा, लेकिन आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं फिगर बना के। ऑलमोस्ट जितने भी वॉल्व्स होते हैं मोर और लेस सब इसी टाइप का होता है, ठीक है। वॉल्व्स के 3 टाइप है, एक है फ्लो कंट्रोल वॉल्व, एक है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व और एक है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। तो ये अलग अलग टाइप्स आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा मैकेनिकल टाइप का चीज है ये। मेनली आपको जानना है वॉल्व किस टाइप का है और क्या है, तो ये है। तो ये वॉल्व के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, इंट्रोडक्शन पार्ट जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बाकी नोट्स आपको चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ये टॉपिक खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग मशीन पढ़ेंगे, फिर जब दोबारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर एज एन एरर डिटेक्टर। तो 3-4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, उसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद चौथा यूनिट PID है, वो भी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। थैंक यू।